नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन इससे पहले सुर्खियां। मकान में आग लगने से हुई पूर्व आईजी की मौत, पत्नी और बेटी की हालत बताई जा रही गंभीर। अजमेर शरीफ जा रही बस का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ एक्सीडेंट, 4 की मौके पर ही मौत। एमपी एमएलए कोर्ट से फरार घोषित हुए स्वामी समेत कई संत, प्रतिक्रिया यात्रा से जुड़ा है मामला। गाजियाबाद में पुलिस ने बरामद किए 53 मोबाइल फोन, वापस पाकर लोगों के चेहरे पर लौटी खुशी। दासना जेल में बंद कैदियों के बनाए दियो से होगा उजाला, महीनों से हो रही थी दीपावली की तैयारियां। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना इलाके में देर रात एक मकान में आग लगने के कारण दम घुटने से सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक की मौत हो गई है और उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने ये जानकारी दी है। लखनऊ पुलिस आयुक्तालय के गाजीपुर थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मिश्र ने बताया है कि थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में स्थित पूर्व आईजी डीसी पांडे के घर में बीती रात आग लग गई और उसकी पहली मंजिल पर उनका परिवार फंस गया और पुलिस ने बताया है कि पुलिस पड़ोसियों के सूचना देने पर तत्काल मौके पर पहुंची और उसने अग्निमिशन कर्मियों में आग पर काबू पाकर पांडे और उनकी पत्नी अरुण पांडे और पुत्र शशांक को बाहर निकाला। बताने घर में धुआं भर जाने से सबकी हालत बिगड़ गई थी और मिश्रा ने बताया कि तीनों के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था और जहां चिकित्सकों ने डीसी पांडे को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और बेटे का उपचार जारी है और आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मिश्रा ने बताया कि पांडे करीब 10 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे और पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि रात करीब 11 बजे पांडे के आवास पर आग लग गई थी और उसकी पहली मंजिल पर पूरा परिवार फंस गया। उन्होंने बताया कि पांडे ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता न मिलने पर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे परिवार के सभी सदस्य बेहोश मिले और सूत्रों ने बताया कि डीसी पांडे की पत्नी और पुत्र खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। उत्तर प्रदेश स्थित इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार रविवार के दरमियान रात सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों के मारे जाने की सूचना मिल रही है। जानकारी के मुताबिक देवरिया और गोरखपुर से अजमेर शरीफ जा रही बस की टक्कर डंपर से हो गई। हादसे के वक्त बस में 46 सवारी मौजूद थी और मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि देवरिया गोरखपुर से अजमेर शरीफ जा रही बस AR 0613 B और 4721 में 46 सवारियां मौजूद थी। रात करीब 3 बजे अगले चल रहे डंपर से टकरा गई और इस हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि ये बस देवरिया और गोरखपुर से राजस्थान स्थित अजमेर शरीफ तक जाती है। चश्मदीदों के मुताबिक सैफई थाना अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 3 बजे यह हादसा हुआ। 30 से ज्यादा यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया। हादसे की सूचना पर जिला अधिकारी अवनीश कुमार राय और वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष इटावा जयप्रकाश सिंह के घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। अधिकारियों ने पीजीआई सैफई पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश किया। अधिकारियों ने सभी यात्रियों और घायलों के हर संभव मदद के निर्देश दिए। इटावा पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि बस जिस डंपर से टकराई है उसके मोरंग भरा हुआ था और घटना की सूचना के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा कि मौके पर पहुंचकर सभी को बस से बाहर निकाल लिया गया और शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाराणसी में एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी समेत कई साधु संतों को फरार घोषित कर दिया है। कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का निर्देश जारी कर दिया है। यह मामला 7 साल पहले आयोजित प्रतिकार यात्रा में हुए बवाल से संबंधित बताया जा रहा है। इस मामले में फरार घोषित कर दिया गया है। स्वामी को और एमपी एमएलए कोर्ट के जज सियाराम चौरसिया ने प्रतिकार यात्रा में हुए बवाल के मामले में शंकराचार्य स्वामी और महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, पातालपुरी मठ के पीठ धीरेश्वर बाबा बालक दास समेत 25 लोगों को फरार घोषित कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वो इस मामले में विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट काशी जोन के डीसीपी राजेश कुमार पांडे की कोर्ट में पेशी करे। और उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य रहे स्वामी के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके शिष्य स्वामी सरस्वती के पट्टाभिषेक पर कोर्ट ने लगा दी है। और बता दें कि
स्वामी का पट्टाभिषेक 17 अक्टूबर को होने वाला था। स्वामी रूपानंद सरस्वती के निधन पर उनके उत्तराधिकारी घोषित किए गए और स्वामी ने खुद को शंकराचार्य होने का दावा किया था। इसके खिलाफ स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। बता दें, स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती के बीच ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य होने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इन दोनों का विवाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती दोनों को ही दावे की खारिज कर दिया था। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जिस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। गाजियाबाद पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 53 मोबाइल बरामद किए हैं। इन मोबाइलों की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। यही मोबाइल हैं जो लोगों से कहीं गुम हो गए थे या कोई चोरी कर गए थे। बता दें, गाजियाबाद की सर्विलांस टीम ने लगातार इन मोबाइलों को ट्रेस किया है और मोबाइल बरामद कर इनके मालिकों को लौटा दिया गया है। मोबाइल वापस लेने की खुशी इन लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है और उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि, लेकिन मोबाइल मिलने के बाद उनके चेहरे पर खुशी झलक रही है। और बता दें कि सीओ क्राइम अंशु जैन ने बताया है कि टीम ने लगातार मेहनत की है और उनकी सफलता के बाद लोगों के चेहरे पर खुशियां लौटी हैं। फोन को वापस पाकर लोगों ने पुलिस को धन्यवाद किया और साथ ही आभार भी व्यक्त किया। वहीं 2 महीने पहले भी गाजियाबाद सर्विलांस टीम ने 111 मोबाइल बरामद करके लोगों को वापस दिए थे। और बता दें, गाजियाबाद और सीमावर्ती जिलों से करीब 25 लाख रुपए की कीमत से ये मोबाइल बरामद किए गए थे और धनतेरस और दीपावली के समय में सर्विलांस टीम ने लोगों को 53 मोबाइल लौटाकर उनके चेहरे पर रौनक लौटा दी है। और अपना खोया हुआ मोबाइल फोन लाने आई सविता शर्मा ने बताया कि मेरा मोबाइल अप्रैल में खो गया था और धनतेरस वाले दिन मुझे मिला है, जिससे मुझे खुशी हो रही है। और इस दौरान एक और युवती ने बताया कि मेरा मोबाइल फोन मसूरी में गायब हुआ था, ऑटो में किसी ने निकाल लिया था। मैं बहुत खुश हूं, मेरा मोबाइल मिल गया है क्योंकि मेरे पापा ने ये मुझे पहली सैलरी पे दिलवाया था। मुझे लगता था कि मुझे मेरा मोबाइल फोन कभी नहीं मिलेगा, लेकिन गाजियाबाद पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मेरा मोबाइल लौटा दिया और तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। दिवाली को लेकर जगह जगह तैयारियां की जाती हैं और वहीं गाजियाबाद की हाईटेक दासना जेल में दीपावली के लिए दिए और मोमबत्ती के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जेल में बनाए दीपक से घरों में उजाला फैलेगा, वैसे तो तेल को अंधाधुंध बता दें कि अंधकार का घर कहा जाता है, लेकिन कैदियों के द्वारा तैयार दीपक से उजाला किया जाएगा। जेल अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बंदियों को कार्य सिखाए जा रहे हैं। दीपावली को लेकर जहां हर तरफ जश्न का माहौल बना हुआ है, वहीं गाजियाबाद के दासना जेल में बंदी दीपक बनाने का काम लगातार कर रहे हैं। ये दीपक पहले तो जेल में तैयार किए जाते थे, इसके बाद जेल के बाहर स्टॉल लगाकर सेल भी किए जाते हैं। इस मामले में जेल अध्यक्ष आलोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बंदियों को कार्य सिखाया जा रहा है। साथ ही दीपावली के अवसर को ध्यान में रखते हुए जेल में बंदियों द्वारा मिट्टी के दियों को बनाने का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे दीपावली मिट्टी के दियों से जगमगा रही है। और बता दें, जेल अध्यक्ष आलोक सिंह ने आगे बताया है कि मोम से बने कैंडल और दियों को जेल के गेट पर और जेल के चारों तरफ लगाया जाएगा, जिसकी रोशनी से जेल भी जगमगाएगी। और जेल में बंद बंदियों ने भी कहा है कि जेल में कई प्रकार की एक्टिविटी करने को मिलती है और हम जेल में कई माह से मिट्टी के दीपक तैयार कर रहे हैं, जिससे कई तरह के कार्य करने को मिलते हैं। इन तैयार दीपक से जेल में उजाला किया जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। You want to sleep? Okay.
सो जा। पता है, बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हाँ? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती के नेतृत्व में पार्टी की बैठक की गई है और इस बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे और इस दौरान निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान बसपा सुप्रीमो ने आगामी चुनावों को लेकर निर्देश दिए हैं। मायावती ने पदाधिकारियों को चुनाव की जिम्मेदारी देते हुए संगठन के पुनर्गठन के लिए भी जिम्मेदारी दी। इस दौरान मायावती ने कहा कि बीएसपी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है और नेता अपने क्षेत्र में छोटी छोटी बैठक करते और जनता को जोड़े और वो निष्ठा के साथ पार्टी में काम करे। मायावती ने आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर पार्टी संगठन में पुनर्गठन के बाद वरिष्ठ लोगों को नई जिम्मेदारी दी। इसके अलावा पार्टी अधिकारी को पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने के निर्देश दिए। मायावती ने सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को तेजी से बढ़ाकर बीजेपी का सही और सार्थक विकल्प बनाने के लिए कहा। उन्होंने पार्टी के मशीनरी कार्य के लिए छोटी छोटी कैडर मीटिंग करने का जोर दिया और साथ ही मायावती ने कहा कि बीजेपी को सत्ता सौंपे और अच्छे दिन पाने का लोगों का अनुभव काफी खराब और लोग इससे दुखी हैं। मायावती ने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, तनाव से ध्यान बांटने के लिए आरएसएस और जनसंख्या नीति और धर्मांतरण का बेसुरा राग अलाप रहे हैं। ये बीजेपी सरकार की विफलता को ध्यान हटाने की सोची समझी रणनीति है। मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए हैं। इसके अलावा मायावती ने विशेष सदस्यता अभियान की प्रगति रिपोर्ट ली। इसके साथ ही निकाय चुनाव के मद्देनजर फिलहाल सदस्यता अभियान को स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं। मायावती ने अपने जन्म दिवस 15 जनवरी को लेकर निर्देश दिए हैं। पार्टी के लोगों को कीमती उपहार, तोहफे लेकर आने की बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी और मूवमेंट के हित में हमेशा की तरह सीधे तौर पर आर्थिक सहयोग देना बेहतर होगा, जिससे चुनाव के खर्च में भरपाई की जा सके। मध्य प्रदेश स्थित रीवा में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ये सुहागी हिल्स के पास बस और ट्रॉली की गंभीर टक्कर हुई। इसमें 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 40 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस बस त्योहारों के दौरान लोग हैदराबाद से गोरखपुर जा रहे थे। इस बस में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। प्रभु राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपनी श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करे। बता दें कि मेरी असंवेदनाएं शोक संपात परियोजनाओं के साथ हैं। और बता दें, उन्होंने अगले अपने ट्वीट में लिखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से घायलों के समुचित उपचार और उत्तर प्रदेश निवासी दिवंगतों के पार्थिव शरीर को प्रदेश तक पहुंचाने हेतु वार्ता हुई है। प्रदेश निवासी दिवंगतों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर घायलों को 50-50 हजार सहायता राशि प्रदान करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। वहीं से सड़क हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत हुई है। सीएम चौहान ने बताया है कि मृतकों का शव प्रयागराज भेजा जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि रीवा में हैदराबाद से गोरखपुर जा रही यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इस अत्यंत हृदय विदारक घटना में दिव्यांगत आत्माओं के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
यूपी के बलिया में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा को रतलड़ कड़ा में पहुंच गई है। यहां सुसभा अध्यक्ष के एक जनसभा भी की है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया के सवालों को जवाब में कहा है कि हम जनता को सावधान कर रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ो। और हम बता दें, उनका बयान सामने आया, हम जनता से समझौता करेंगे और बता दें कि 2024 में चुनाव में हम 2 सीटों पर यहां लड़ेंगे और 2 सीटें बिहार से लड़ेंगे। जैसे यूपी में हमारी आबादी है वैसे बिहार में भी हमारी आबादी है। वहीं सुबह सपा सुप्रीमो ने योगी सरकार के मंत्री पर चुटकी लेते हुए कहा कि अभी वो बच्चे हैं और राजनीति में कच्चे हैं और अभी उसको राजनीति सीखनी पड़ेगी। अभी सपा में था कि तो कुछ सीखा और अमर सिंह के साथ था तो कुछ नया सीखा, अब यहाँ आकर वो कुछ और सीख रहा है। यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए यहाँ तक कह दिया कि प्रदेश और देश का इतिहास रहा है कि आज भी बीजेपी अकेले सरकार बनाने में हैसियत नहीं रखती है। 50 दलों को मिलाकर सरकार है, यूपी में 3 दलों को मिलाकर सरकार है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चुनाव के समय गठबंधन होते हैं, सरकार बन गई तो गठबंधन चलता है और नहीं बने तो गठबंधन खत्म होता है। राजभर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में कांग्रेस का वोटर नहीं बचा, जो था वो बसपा, सपा और बीजेपी के साथ चला गया। बता दें, और जो कुछ बचे हैं कांग्रेस पार्टी उस पर जोर लगा रही है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल द्वारा गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जिहाद कपाट पढ़ाए जाने के बयान पर सवाल पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 40 साल के बाद देश में जब कांग्रेस की सरकार तब नहीं थी बताया गया और पढ़ाया गया कि अब सरकार चल रही है। बता दें कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 2 एमएलए बचे हैं वो भी मर्जी वो बोले, जनता सुनने को तैयार नहीं है कतई भी। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनों से सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। अब एक बार फिर से कुशीनगर के नमाज का अदा करने का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। जो ये वीडियो ट्रेन में नमाज पढ़ने का बताया जा रहा है। ये वीडियो बीजेपी विधायक ने बना लिया था। दरअसल कुशीनगर में ट्रेन के स्लीपर कोच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और वीडियो में ट्रेन के गलियारों में कुछ लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रेन गड्ढा रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी और तभी ये नमाज पढ़नी शुरू की गई। वीडियो में दिख रहा है कि लोगों का रास्ता रोककर नमाज अदा की जा रही है। वीडियो में चादर बिछाकर नमाज पढ़ी जा रही है। ये वीडियो बीजेपी के पूर्व विधायक ने खुद ही बना लिया। बीजेपी के इस पूर्व विधायक का नाम दीपलाल भाटी है और जिस ट्रेन में नमाज पढ़ी जा रही है उसका नाम सत्याग्रह एक्सप्रेस बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग चादर बिछाकर नमाज अदा कर रहे हैं, तभी पीछे और आगे कुछ लोग खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक सीट पर बैठा हुआ एक व्यक्ति उन्हें रोकने के लिए बोलता है और सीट पर बैठा व्यक्ति कहता है कि रुक जाइए या दूसरी गेट से आ जाइए, जिसके बाद लोग वहीं खड़े हो जाते हैं और वो काफी देर तक उनके हटने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीते महीने ही प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर एक नमाज पढ़ने का वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इससे पहले लखनऊ के लुल्लू मॉल में भी नमाज पढ़ने का वीडियो काफी वायरल हुआ है, जिसके बाद इसको लेकर काफी राजनीतिक बयानबाजी भी की जा रही है और जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश और ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की बात कही है। प्रयागराज के ऊंची ढीढ़ स्टेशन के पास कथित तौर पर कहासुनी के दौरान मुसाफिर को 2 जीआरपी जवानों ने चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद मुसाफिर की मौत हो गई और युवक का झारखंड का निवासी बताया जा रहा है। घटना के बाद परिवार वालों की शिकायत पर जीआरपी के दोनों सिपाहियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस में दोनों सिपाहियों पर गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतकों के परिजन ने बताया है कि झारखंड का रहने वाला अरुण भुइया अपने भाई हरि भुइया दोस्त अर्जुन के साथ मुंबई से मजदूरी करता था और दीपावली का त्योहार मनाने के लिए तीनों ट्रेन से झारखंड आ रहे थे। मृतक के भाई और दोस्त ने बताया कि स्टेशन देर रात से पहुंचने की वजह से तीनों टिकट नहीं ले सके और उन्होंने ट्रेन में टीटी से टिकट बनवाया था और जनरल बोगी में यात्रा करने लगे। इस दौरान प्रयागराज के उच्चडेर स्टेशन के पास जीआरपी के सिपाही के साथ ट्रेन टिकट को लेकर अरुण भुजाई ने कहासुनी हो गई। जीआरपी के साथ कहासुनी के दौरान अरुण भुजाई गेट के पास खड़ा हुआ था, जिसके बाद कथित तौर पर विवाद होने पर जीआरपी के सिपाहियों ने अरुण को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। अरुण के ट्रेन से गिरने की खबर पूरी बोगी में फैल गई और इसके बाद ट्रेन में मौजूदा मुसाफिरों ने हंगामा शुरू कर दिया और ट्रेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना रात 9 बजे की बताई जा रही है और मृतकों के भाई और दोस्त ने बताया कि दोनों जीआरपी जवान 200 रुपए की वसूली भी की थी और दोनों सिपाहियों और रुपए मांग रहे थे। इस घटना के बाद जीआरपी के सिपाही कृष्ण कुमार सिंह और आलोक कुमार पांडे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।
फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival, बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव नेता नहीं बल्कि नेता बनाने की फैक्ट्री थे। सांसद ने बताया कि 1991 में उनके ऊपर विपत्ति आई थी तो 1993 में उनके मुलायम सिंह यादव के विपक्ष की पार्टी से चुनाव लड़कर चुनाव जीता था। इसके बावजूद नेताजी ने उनकी मदद की थी और उस मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद जनपद के कई अधिकारियों पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया था। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का पिछले दिनों निधन हुआ था और उनके सम्मान में जनपद के कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में समाजवादी पार्टी की तरफ से सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी राजनीतिक दल के नेता शामिल हुए और इसी क्रम में गाजीपुर के सांसद ने नेताजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेताजी ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सारे लोगों को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाया। जिन्होंने ग्राम प्रधान बनने की उम्मीद नहीं थी, उन लोगों को भी विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाया। कुल मिलाकर नेताजी को नेता बनाने की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि 1991 में दूसरी पार्टी का विधायक हुआ करता था। उस समय हमारे ऊपर विपत्ति आई थी। 1992 में मुलायम सिंह यादव गाजीपुर में एक विशाल रैली करने आए थे। उन्होंने रैली के दौरान अफजाल अंसारी को मदद की बात कही थी। इस मामले में जांच कमेटी के द्वारा जांच की गई और जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल के आदेश पर गाजीपुर के बहुत सारे अधिकारियों पर डकैती का मामला दर्ज किया गया था। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मरीजों को मौसम्बी का जूस मिला हुआ प्लेटलेट से चुराए जाने के कथित तौर पर चर्चित और सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने सरगना समेत गिरोह से जुड़े हुए 10 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया। मामले में पुलिस ने इनके पास से 18 पाउच प्लाज्मा, 3 पाउच संदिग्ध प्लेटलेट्स, 1 लाख रुपए नगद और 3 अदद 2 पहिया वाहन और 13 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बता दें कि डीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे का दावा है कि गिरोह के लोग ब्लड बैंकों से प्लाज्मा हासिल किया करते थे। हर पाउच में 350 ml प्लाज्मा रहता है और इसके बाद ये सिरिंज से प्लाज्मा को दूसरे पाउच में भरा करते हैं और ये पाउच 50 ml के दूसरे पाउच में प्लाज्मा को भरने के बाद उसके प्लेटलेट्स बताकर बेच दिया करते थे। प्लाज्मा के पाउच में जिस जगह सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता था वहां से ये लोग शहर के नाम चुन अस्पतालों के नाम से फर्जी स्टिकर चिपका दिया करते थे। इसके साथ ही जरूरतमंदों को अस्पताल में फर्जी रसीद भी दिया करते थे। अफसरों के मुताबिक प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर गिरोह के लोगों से इसे हजारों रुपए की ऊंची कीमत पर जरूरतमंदों को बेच दिया करते थे। प्लेटलेट्स में मौसम्बी का जूस मिलाकर जाने के आरोप में अफसरों का कहना है कि गिरोह के पास से बरामद हुए संदिग्ध प्लेटलेट्स पाउच को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। लैब की रिपोर्ट आने के बाद ये साफ होगा कि प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ाए जाने के लिए इसमें मौसम्बी का जूस मिलाया जाता था या कुछ और, या फिर सिर्फ प्लाज्मा को ही बताकर प्लेटलेट्स कर उसे डेंगू मरीजों के परिवार वालों को बेच दिया करते थे। हालांकि अफसरों ने यह दावा जरूर किया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी ने मौसम्बी का जूस मिलाए जाने के दावे पर पूरी तरह से इनकार किया। अफसरों का कहना है कि पूरी सच्चाई लैब रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पता चल पाएगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल के भगवत गीता में जिहाद की बात पर सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेता के बयान पर जबरदस्त हमला बोल दिया। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने बयान में राम सेतु को काल्पनिक बताते हुए गीता का जिहाद सिखाने और भगवा आतंकवाद वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम सेतु का कांग्रेस काल्पनिक मानती है और अब उनके नेता गीता का जिहाद सिखाने वाले ग्रंथ बताने की हिमाकत कर रहे हैं। तुष्टिकरण की आड़ में अपने शासन में भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा कांग्रेस की मती मारी गई है और उन्होंने आगे लिखा कि निष्कर्म कर्म की शिक्षा देती है गीता और बता दें कि दुनिया का ये अद्भुत ग्रंथ है गीता और जो भी सही मायने में धर्म की पुष्टि करता है। और कांग्रेस न भगवान राम को मानती है और न ही भगवान कृष्ण को, इसलिए हिंदू के प्रति हमेशा नफरत और घृणा का भाव रहा है। दरअसल पाटिल ने यह दावा किया था कि जिहाद की अवधारणा सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि भगवत गीता में ईसाई धर्म में भी की गई है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिन की आत्मकथा के विमोचन पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और पाटिल ने कहा था कि इस्लाम धर्म में जिहाद का बहुत ज्यादा जिक्र है। पाटिल ने अपनी टिप्पणियों का दावा किया था सिर्फ कुरान में ही नहीं महाभारत में भी गीता में श्री कृष्ण अर्जुन के जिहाद से बात कर रहे हैं। और बता दें ये बात सिर्फ कुरान में ही नहीं गीता में ही नहीं बल्कि ईसाई धर्म में भी है। पाटिल ने इस बयान पर आधारित विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सीएम योगी अन्य पुलिस विभाग को लेकर कई घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को अब तक मिल रहे 200 रुपए साइकिल भत्ते को बढ़ाकर 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही पुलिस विभाग के पेंशन पोर्टल की सेवाओं का उपहार दिया और दिवाली से ठीक पहले पुलिस के जवानों के बीच मौजूदा मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों की सहूलियत को देखते हुए 5 लाख से अधिक के चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति की स्वीकृति पुलिस महानिदेशक स्तर से होने वाली घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अभी तक इसके लिए प्रशासन स्तर पर कार्रवाई होती है और जिससे बिना वजह देरी होती थी। सीएम योगी से कानून राज बनाए रखने की यूपी पुलिस के योगदान की सराहना की और उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और पुलिस की सक्रियता का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध समाप्त हो गया है। ऐसे अपराधी या तो जेल में बंद है अथवा गिरफ्तारी के दौरान मारे गए हैं। सीएम योगी ने शहीद जवानों के परिजनों की सरकार पर हर जरूरी मदद करेगी और सीएम योगी ने पुलिस के जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना के बीच उन्होंने अभूतपूर्व परिश्रम किया। कोरोना पॉजिटिव भी हुए लेकिन सेवा पथ नहीं छोड़ा। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के दौरान 45 पुलिसकर्मियों का देहांत भी हुआ जिन्होंने परिजनों के नियमानुसार नौकरी और 22 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। यही नहीं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना आदि में सेवारत उत्तर प्रदेश मूल के शहीद 581 जवानों के आश्रितों को 141.9 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। उत्तर प्रदेश में इस साल के अंत में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। बहुजन समाज पार्टी इस नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुट गई है। एक तरफ बीजेपी और यानी कि दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो आज संगठन में फिर बदल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी कोशिश है कि मुस्लिम समाज को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने साथ जोड़ ले। और इमरान मसूद की बीजेपी बसपा में एंट्री के पीछे यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। बस वहीं 22 नवंबर को बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी खासतौर पर मुस्लिम समाज पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि पार्टी ज्वाइन करते हुए इमरान मसूद को कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। इसके जरिए यही संदेश दिया जा रहा है कि यूपी में मुस्लिम समाज को अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वो बसपा है, सपा नहीं। जाहिर है कि इसके जरिए बीएसपी की समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में कर रही होगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान मसूद के बीएसपी के बाद अब जयंत चौधरी को भी पश्चिमी यूपी के सीधे तौर पर चुनौती मिलेगी। अभी तक जयंत के खिलाफ पश्चिमी में बसपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी ओर बीएसपी में आते ही मायावती ने पश्चिमी यूपी में इमरान को बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।